सात्विक, युवान और दक्ष को हॉल के अंदर ले जाते हैं और बैठने के बाद वे दक्ष और हरीन के रिश्ते के बारे में पूछते हैं। इस पर दक्ष अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम दक्ष देव है और हरीन मेरे दादाजी हैं और मैं उनका पोता हूं। शाही परिवार द्वारा नियुक्त एक पैलेस के वरिष्ठ बुजुर्ग के रूप में सात्विक में अहंकार की कोई भी छाया नहीं थी। उन्होंने ध्यान से दक्ष का निरीक्षण किया और चिंता के साथ पूछा, आपका कहना है कि आप बड़े भाई हरीन के पोते हैं, तो फिर आपका उपनाम देव कैसे है? युवान ने जब दक्ष देव का नाम सुना तो उसने जल्दी से कहा, जीजा जी, आपने अपने आप को दक्ष देव कैसे कहा? क्या चुरु कबीले से निष्कासित होने के बाद आपने अपने जैविक माता पिता का पता लगा लिया है? तब दक्ष ने सात्विक को उत्तर देते हुए कहा, वास्तव में मैं दादाजी का रक्त संबंधी पोता नहीं हूं, लेकिन दादाजी ने पिछले 16 वर्षों से मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है और आधे साल पहले जब मुझे चुरु कबीले से निष्कासित किया गया तब दादाजी ने बताया था कि मेरे परिवार का नाम देव था। उसकी बात सुनकर सात्विक ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, दरअसल तुम्हारे निष्कासित होने की खबर मैंने पहले ही सुनी थी। यह सुनकर दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर अपना चेहरा उठाया और सात्विक की ओर सवालिया नजरों से देखा। सात्विक ने आह भरते हुए कहा, आधे साल पहले चुरू संप्रदाय के लीडर का बेटा, क्या नाम था उसका? हाँ, कालवीर, वह तियान सिटी के रास्ते में था। उन्हें न्यू मून सिटी से होकर ही चुरू संप्रदाय जाना पड़ता है, इसलिए हमें उन पर नजर रखनी पड़ती है। बाद में हमें कुछ जानकारी मिली जो अधिकांश लोगों के लिए किसी काम की नहीं थी, लेकिन यह बड़े भाई हरीन से संबंधित थी, इसलिए मैंने इसकी जांच करवाई। मुझे पता चला कि बड़े भाई हरीन और उनकी बेटी को अपने ही कबीले के पहाड़ों में 15 साल के लिए कैद कर दिया गया है और उनके पोते को निष्कासित कर दिया गया है। मैं वहां जाकर बड़े भाई की मदद करना चाहता था, लेकिन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्ग के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहता है। बुजुर्ग सात्विक, आपको खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि दादाजी को आपके इरादों के बारे में पता चलता तो वे निश्चित ही बहुत खुश होते। दक्ष ने विनम्रता से उत्तर दिया। हालांकि सात्विक किसी भी प्रकार से हरीन की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कोई भी इस समय देख सकता था कि वह वास्तव में हरीन की स्थिति को लेकर चिंतित थे। दक्ष ने उनसे सावधानी से पूछा, क्या बुजुर्ग सात्विक, आप हमें बता सकते हैं कि अतीत में वे दादाजी से किस प्रकार मिले थे? सात्विक ने थोड़ी मुस्कुराते हुए कहा, यह 7 साल पहले की बात है, जब मैं काम से तियान सिटी की यात्रा पर था और अपने 12 वर्षीय बेटे को भी साथ लाया था। लेकिन मेरे एक दुश्मन को इसके बारे में पता लग गया और वह घात लगाकर बैठ गया, और जब मैं शहर के अंदर प्रवेश करने वाला था तभी उसने मुझ पर छिपकर हमला कर दिया। उस समय मैंने अपनी सभी शक्ति खुद को बचाने में लगा दी और मेरे पास अपने बेटे की देखभाल करने का समय नहीं था। जब मेरा बेटा मारे जाने वाला था तभी बड़े भाई हरीन प्रकट हुए और उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। इस सात्विक का एक ही बेटा है और अगर बड़े भाई हरीन नहीं होते तो मेरे परिवार का वंश वहीं खत्म हो जाता। इतने वर्षों के बाद भी मैं उनकी इस दयालुता को नहीं भूला हूं, न ही मुझे इसका बदला चुकाने का कोई रास्ता मिला है। इस पिछली घटना को याद करते हुए सात्विक ने एक लंबी आह भरी और दक्ष की ओर देखा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आप वास्तव में बड़े भाई हरीन के पोते होने के योग्य हैं। इतनी कम उम्र में नवजात गहन क्षेत्र में प्रवेश करना न्यू मून सिटी में भी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा मानी जाएगी। आपके दादाजी तियान सिटी के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं और आपके भविष्य की उपलब्धियां तो उनसे भी ज्यादा होंगी। बगल में बैठे युवान ने दक्ष की गहन शक्ति के बारे में सुना तो आश्चर्य से उसका मुंह खुल गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बुजुर्ग सात्विक, आपने अभी अभी कहा कि मेरा बहनोई पहले से नवजात गहन क्षेत्र में है। क्या आप इस बारे में पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि आपने जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है? क्योंकि मेरे जीजा जी की मिस्टिक वेंस बचपन से खराब थीं और वे कभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर से आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो वह नवजात गहन क्षेत्र में कैसे हो सकते हैं? युवान की बात सुनने के बाद सात्विक के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखने लगी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि दक्ष की गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर थी। तब दक्ष ने धीरे से उत्तर दिया, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन इस समय मैं वास्तव में नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर हूं। लेकिन क्या मेरी वर्तमान गहन शक्ति के साथ मुझे पैलेस के गहन शक्ति विभाग में प्रवेश मिल सकता है? इतना कहने के बाद उसने अनजाने में युवान के कंधे को थपथपाया। उसकी इस हरकत को देखकर युवान, जो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन वह अभी भी दक्ष को बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता है। वह अंदर ही अंदर अभी भी बड़बड़ाता है, हे भगवान, जीजाजी वास्तव में नवजात गहन क्षेत्र में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? दक्ष और युवान की इस प्रकार की हरकतों को देखकर
सात्विक ने नोटिस किया कि इस मामले में अब भी बहुत कुछ है, लेकिन दक्ष विस्तार से बताना नहीं चाहता था और उसने जानबूझकर इस विषय को टाल दिया। सात्विक ने भी और कुछ जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि हंसते हुए पूछा, अच्छा दक्षदेव, तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल, दक्ष ने सच बताते हुए कहा। 16 साल। सात्विक का चेहरा आश्चर्य से भर गया और उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारी उम्र 18 से 19 साल होगी, लेकिन वास्तव में आप अभी 16 के हैं। 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र के स्तर पर तो पूरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में 10 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। यदि आपका जन्म किसी उच्च स्तर के संप्रदाय में हुआ होता तो आप बिना किसी संदेह के अब तक प्रसिद्ध हो चुके होते। युवान चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। वह कई बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, बुजुर्ग सात्विक, दक्ष ने विनम्रता से उत्तर दिया। यदि सात्विक को पता चलता कि उसे नवजात गहन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मात्र आधे साल का समय लगा है, तो वह सदमे में कुर्सी से नीचे गिर जाता। सात्विक ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हारी जन्मजात योग्यता की जांच करता हूं। दक्ष 2 कदम आगे बढ़ा और सात्विक के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही सात्विक उसकी मिस्टेक वेंस की जांच करने के लिए अपने हाथ का उपयोग करने वाला था, दक्ष को तुरंत अपने दिमाग में जोर से जैस्मीन की आवाज सुनाई दी। किसी भी तरह से उसे आपके 54 खुले गहन शक्तियों के रास्तों के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। जैस्मीन की आवाज सुनकर दक्ष ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करके 54 रास्तों में से 38 को अवरुद्ध कर दिया और 16 रास्तों को ही खुला रहने दिया। हालांकि छुपाने का यह तरीका केवल सबसे सरल परीक्षाओं के सामने ही काम करता था। यदि परीक्षक थोड़ी और अच्छे तरीके से जांच करता तो इसे आसानी से देखा जा सकता था। हालांकि जो लोग न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करना चाहते हैं, वे अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन ही करेंगे। सात्विक ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो जानबूझकर अपनी प्रतिभा छिपाएगा, इसलिए उसने इस परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। सात्विक ने कुछ देर के लिए दक्ष की कलाई पर धीरे से अपना हाथ रखा और फिर सराहनीय ढंग से सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में आपके 16 गहन शक्तियों के रास्ते खुले हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप नवजात गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक ऐसी प्रतिभा है जिसे हमारा गहन शक्ति विभाग बहुत पसंद करता है। इस समय सात्विक कुछ हद तक उत्साहित था। वह मूल रूप से दक्ष को पैलेस के अंदर स्वीकार करके हरीन की दयालुता का बदला चुकाना चाहता था, लेकिन अब जब उसे दक्ष की जन्मजात प्रतिभा के बारे में पता चल गया था, तो अगर वह हरीन का जिक्र भी नहीं करता तो भी वह निश्चित रूप से दक्ष को यहां रखने की कोशिश करता। 16 गहन शक्तियों के रास्ते खुले होना, यह एक ऐसी जन्मजात प्रतिभा थी जिसके साथ कोई भी आसानी से न्यू मून सिटी के शीर्ष पर पहुंच सकता है और प्रशिक्षण के संसाधन और उपचार प्राप्त कर सकता है। दक्ष का आगमन न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के लिए वास्तव में एक खजाना था। अब तक न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में केवल 7 ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 16 रास्ते खुले होने की जन्मजात क्षमता थी। आमतौर पर ऐसे लोग जिनके पास इस तरह की जन्मजात क्षमता होती थी, वे उन महान संप्रदायों या कबीलों में शामिल हो जाते थे जो न्यू मून सिटी में शीर्ष पर थे। सात्विक ने अपनी चमकती आंखों के साथ पूछा, दक्ष, क्या तुम सचमुच न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में शामिल होना चाहते हो? यदि आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो आपकी सभी परीक्षाएं माफ कर दी जाएंगी और मैं सीधे आपको प्रवेश दूंगा। यह बात सुनकर युवान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मस्तिष्क में लगभग शॉर्ट सर्किट हो गया था। तभी दक्ष ने उनसे पूछा, क्या मेरे लिए क्लास 1 में शामिल होना संभव है? बेशक, इसमें कोई समस्या नहीं है, सात्विक ने मेज थपथपाते हुए कहा। आपकी वर्तमान गहन शक्ति और आपकी जन्मजात प्रतिभा को देखते हुए आप क्लास 1 का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। दक्ष ने एक पल के लिए सोचा और फिर विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं पैलेस के अंदर प्रवेश पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। सात्विक अपने हाथ मेज पर बेतहाशा इधर उधर घुमा रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं दक्ष न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस छोड़कर भाग न जाए, लेकिन जैसे ही दक्ष ने हामी भरी, उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। कुछ देर बाद दक्ष की ओर एक चांदी का बेज उछालते हुए कहा, तो अब से आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य हैं। इस बेज से आपकी पहचान की जाएगी। उसके बाद वह अपनी कुर्सी से खड़े हुए और कहा, फिलहाल मैं आज शाम के जश्न की तैयारी में थोड़ा व्यस्त हूं, इसलिए मैं आपको और नहीं रोकूंगा। युवान, दक्ष को अपने क्वार्टर में ले जाओ और उसे अपने वरिष्ठ प्रशिक्षुओं से भी मिलवाओ। ओह, वैसे दक्ष, क्या आप आज के भोज में शामिल होना चाहेंगे? सात्विक ने अचानक ही पूछा। क्या मुझे शामिल होने की अनुमति है? दक्ष ने थोड़े आश्चर्य के साथ पूछा, जिस पर सात्विक ने कहा, न्यू मून सिटी में पैलेस के नए चेयरमैन की नियुक्ति एक सनसनीखेज घटना मानी जा सकती है। हमने उन सभी संप्रदायों को निमंत्रण भेजा है जिनकी न्यू मून सिटी में पर्याप्त प्रतिष्ठा और प्रभाव है।
वे निश्चित रूप से नए चेयरमैन को देखने के लिए शामिल होंगे। जब वह समय आएगा तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक सभा होगी। सामान्यतः इस प्रकार के आयोजनों में केवल हमारे गहन शक्ति विभाग के शिष्य ही भाग ले सकते हैं। आप भले ही आज ही हमारे गहन शक्ति विभाग में शामिल हुए हैं, लेकिन आपकी जन्मजात क्षमता को देखते हुए आप इसमें भाग लेने के योग्य हैं। यह आपको न्यू मून सिटी के शीर्ष संप्रदायों के बारे में जानने का मौका देगा। चूंकि आप न्यू मून सिटी में रहने वाले हैं, इसलिए यह ज्ञान आपके लिए फायदेमंद होगा। उनकी इस बात पर दक्ष ने तुरंत कृतज्ञता के साथ उत्तर दिया, धन्यवाद बुजुर्ग सात्विक, मैं निश्चित रूप से उपस्थित रहूंगा। लेकिन क्या मैं युवान को भी साथ ला सकता हूं? सात्विक कुछ देर के लिए थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए युवान से कहा, ठीक है युवान, तुम भी आ सकते हो। दक्ष अभी अभी प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुआ है, इसलिए वह बहुत सी चीजों से अपरिचित है। इस मामले में तुम उसके एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हो। मैं आपके लिए एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था कर दूंगा। इतना कहकर वे हॉल से बाहर चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद दक्ष और युवान भी बाहर निकल गए। एल्डर्स हॉल छोड़ने के बाद युवान अभी भी उलझन में था। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और आंखें चौड़ी करते हुए कहा, जीजा जी, यह वास्तव में चल क्या रहा है? क्या आप सचमुच नवजात गहन क्षेत्र में हैं? लेकिन क्या आपकी मिस्टिक वेन्स अपंग नहीं थीं? भले ही आपकी मिस्टिक वेन्स ठीक हो गई हों, फिर भी अचानक इतना विकराल बनने का कोई रास्ता नहीं है। आप तो मेरी बहन से भी अधिक ताकतवर हो गए हैं। दक्ष ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि वह युवान को कैसे समझाए। वह उससे झूठ बोलना नहीं चाहता था, साथ ही वह उसे सच भी नहीं बता सकता था। इसलिए उसने युवान से कहा, युवान, यह एक रहस्य है, इसलिए भविष्य में जब सही समय आएगा तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आगे से आप किसी को भी यह बात न बताएं कि मेरी मिस्टिक वेन्स अपंग थीं। इस पर युवान ने अपना सिर खुजाते हुए हामी भरी और वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। आप यहां कब तक ठहरने की योजना बना रहे हैं? जैस्मीन ने अचानक ही दक्ष से पूछा, जिस पर दक्ष ने शांति से उत्तर देते हुए कहा, हम देखेंगे। यदि यह स्थान मेरे लिए लाभदायक है तो मैं अधिक समय तक रुकूंगा, लेकिन यदि यह मेरे लिए लाभदायक नहीं है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। मेरे यहां रहने का मुख्य कारण है कि मैं कुछ गहन कौशल सीख सकूं। आखिरकार आपके द्वारा ज्ञात सभी गहन कौशल बहुत उच्च स्तरीय हैं और मैं उन्हें अपनी वर्तमान ताकत के साथ नहीं सीख सकता, इसलिए यही एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। जैस्मीन ने आगे उससे कुछ नहीं कहा। तो आगे कहानी में क्या होने वाला है? कौन से गहन कौशल सीखेगा दक्ष प्रोफाउंड पैलेस में? और रात्रि आयोजन में क्या होने वाला है? न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसके केंद्र में एक शानदार हॉल था और असंख्य वास्तुकलाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। दक्ष चुपचाप युवान के पीछे चल रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात कई शिष्यों से हुई जो सभी 20 वर्ष से कम उम्र के थे। कुछ 15-16 साल के बच्चे भी मिले और इस आयु वर्ग के सभी लोग प्राथमिक गहन क्षेत्र में थे। रास्ते में बहुत से लोग उनका स्वागत करते रहे। आखिर वे युवान के विशाल कद के कारण उन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। अभी न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में कितने शिष्य हैं? दक्ष ने पूछा। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो 3000 से अधिक शिष्य थे, युवान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। प्रोफाउंड पैलेस 15 से 18 वर्ष की आयु के भीतर वाले शिष्यों की भर्ती करता है। उनमें से अधिकांश लोग 20 वर्ष की आयु तक यहां रुकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्लू विंड साम्राज्य की आधिकारिक सेना में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद युवान के माथे पर कुछ चिंता की लकीरें दिखने लगीं और उसने चिंतित स्वर में कहा, जीजा जी, क्या आप सचमुच आज रात के भोज में भाग लेने के बारे में सोच रहे हैं? जिस पर दक्ष ने कहा, रात के भोज में मुझे एक ही बार में न्यू मून सिटी की लगभग सभी शीर्ष शक्तियों को देखने का मौका मिलेगा, इसलिए मुझे निश्चित रूप से जाना होगा। इतना कहने के बाद दक्ष ने युवान पर एक तिरछी नजर डाली और कहा, युवान, ऐसा लगता है कि आप इस भोज में नहीं जाना चाहते हैं। कोई समस्या है क्या? भले ही कोई समस्या नहीं है, लेकिन युवान एक पल के लिए झिझका और फिर थोड़ा आक्रोश के साथ कहा, कुछ समय पहले मैंने सुना था कि जब पिछली बार पैलेस के चेयरमैन की नियुक्ति की गई थी तो उन्होंने भी भोज के लिए कई निमंत्रण भेजे थे, लेकिन उस भोज के दौरान अन्य संप्रदायों के शिष्यों ने हमारी ही उम्र के पैलेस के शिष्यों को मुकाबले के लिए उकसाया था, जिससे हमारे बीच कुल 10 मैच हुए थे और पैलेस के शिष्य 10 के 10 मैच हार गए थे। इस प्रकार पुराने चेयरमैन को अपमानित किया गया और उन्हें लंबे समय तक हंसी का पात्र बनना पड़ा था। उसकी इस बात पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हे, यह स्पष्ट रूप से उन संप्रदायों की साजिश थी जिसके कारण उस समय के चेयरमैन की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई होगी। उन्हें यह भी पता लग गया होगा कि न्यू मून सिटी में अभी भी शीर्ष संप्रदायों का राज्य चलता है। हाँ, यह बात सही है। युवान ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर असहाय होकर कहा,
मैंने सुना है कि 2 पीढ़ियों पहले भी चेयरमैन के साथ ऐसा ही हुआ था। इसलिए यदि हम भोज में शामिल होते हैं तो संभावना है कि हमें उनसे चुनौती मिलेगी। उनसे हारना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वे लोग अक्सर बुरे इरादे रखते हैं। पिछली बार 2 सीनियर्स को तब तक पीटा गया था जब तक उनका पूरा शरीर चोटों से नहीं भर गया था। उसकी बात सुनकर दक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस हर साल बड़ी संख्या में शिष्यों को आकर्षित करता है, लेकिन क्या उनकी ताकत सचमुच इतनी खराब है? जिस पर युवान ने कहा, बेशक ऐसा नहीं है कि हमारे पैलेस की ताकत में कमी है। बात सिर्फ इतनी है कि वे संप्रदाय बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। भले ही न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को शाही परिवार का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उन संप्रदायों का इतिहास बहुत लंबा है और उनके पास बहुत से संसाधन और तकनीकें हैं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये सब ऐसी चीजें नहीं हैं जिनकी तुलना प्रोफाउंड पैलेस से की जा सके। भले ही वे बाहरी शिष्यों को भी शामिल करते हैं, लेकिन उनकी प्रवेश परीक्षा हमारी तुलना में बहुत अधिक कठिन है। इसलिए प्रोफाउंड पैलेस के शिष्यों की औसत शक्ति छोटे और मध्यम संप्रदायों की तुलना में बेहतर मानी जा सकती है, लेकिन अगर पैलेस के शिष्यों की तुलना उन बड़े संप्रदायों से की जाए जो न्यू मून सिटी के शीर्ष पर हैं, तो हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। युवान ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सामान्य बात थी। यह बात दक्ष भी अच्छे से समझता था। उसने एक पल सोचा और फिर पूछा, अच्छा, न्यू मून सिटी में ऐसे कौन कौन से संप्रदाय हैं जो प्रोफाउंड पैलेस से ज्यादा शक्तिशाली हैं? जिस पर युवान ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से उत्तर दिया, कुल मिलाकर 7। वे हैं प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय, क्लाउडी सन संप्रदाय, आयरन स्पीयर संप्रदाय, 7 डेडली संप्रदाय और स्ट्रामी संप्रदाय। इतना कहने के बाद युवान की आवाज कुछ हद तक शांत हो गई और उसने आगे कहा, इन 5 संप्रदायों का इतिहास 1000 साल से भी अधिक पुराना है। न्यू मून सिटी में उनका प्रभाव बहुत गहराई से फैला हुआ है और उनकी ताकत प्रोफाउंड पैलेस से बहुत अधिक है। वे तो अगर हमें शाही परिवार का समर्थन नहीं होता तो हमें कब का उनके द्वारा दबा दिया गया होता। इन 5 के अलावा 2 दिग्गज और हैं जिन्हें शाही परिवार भी भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा, और वे हैं चुरू संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय की शाखाएं जो न्यू मून सिटी में स्थित हैं। भले ही वे केवल शाखाएं हैं, लेकिन उन्हें चुरू संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय से समर्थन प्राप्त है, जिससे वे न्यू मून सिटी के अधिपति बन गए हैं। चुरू संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय की शाखाएं। दक्ष ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए ये नाम दोहराए। वह अपने दिल में अच्छे से जानता था कि वे केवल नाम के लिए ही उन महान संप्रदायों से जुड़े हुए थे। वास्तव में इन शाखाओं में केवल बाहरी शिष्य थे जो मुख्य संप्रदाय के शिष्य बनने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी वे कम से कम बाहरी शिष्य तो थे और चुरू कबीले की तरह नहीं थे जिसे पूरी तरह से त्याग दिया गया था। इतने में ही युवान ने अनिच्छा से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, लेकिन हमारे प्रोफाउंड पैलेस को भी इस तरह आसानी से धमकाया नहीं जा सकता है। प्रोफाउंड पैलेस ने 5 साल पहले उस भोज के दौरान भले ही अपनी प्रतिष्ठा खो दी हो, लेकिन वो 5 साल पहले था। अब हमारे प्रोफाउंड पैलेस में भी काफी प्रतिभाएं हैं और निश्चित ही अन्य संप्रदायों से कमजोर नहीं हैं। वे जिस स्थान से गुजर रहे थे वहां कुछ लोग अभ्यास कर रहे थे। युवान ने एक युवा लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, जीजा जी, वह देखो, वह व्यक्ति हमारे वरिष्ठ भाई ललितादित्य हैं। वह अभी 19 वर्ष के हैं और उनकी गहन शक्ति पहले ही नवजात गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। मैंने सुना है कि उन्हें अपने परिवार की गहन कला भी विरासत में मिली है। इतने में उसकी नजर एक और लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर वह कहता है, वहां सफेद कपड़ों में जो लड़की दिख रही है उसका नाम अमृता है। वह केवल 18 वर्ष की है और उसकी गहन शक्ति नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। वे दोनों हमारे विभाग से ही हैं और हमारे सीनियर हैं। उन्हें प्रोफाउंड पैलेस की 2 सबसे बड़ी प्रतिभाओं के रूप में जाना जाता है। बुजुर्ग उन्हें भी आज रात के भोज में लाएंगे और वे निश्चित ही पिछली बार की तरह हमारी बेइज्जती नहीं होने देंगे। इतने में ही युवान की आवाज पूरी तरह से शांत हो गई, क्योंकि उसने देखा कि एक युवक और सफेद पोशाक पहने एक लड़की उनकी दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर चले आ रहे थे। वह लड़का, जो केवल 17 या 18 साल का लग रहा था, उसका कद लंबा और सुंदर था। उसके पास एक अद्भुत आकर्षण था। वह इतना सुंदर था कि प्यार के लिए तरस रही और यौवन से भरी कोई भी लड़की उस पर पूरी तरह से मोहित हो सकती थी। और उसके बगल में चल रही वह लड़की और भी सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। वह भी 18 या 19 साल की थी। उसकी खूबसूरत चमकती आंखों में एक अलग ही गहराई थी और उसके ओंठ चिकने समुद्री मोती की चमक की तरह चेरी रंग से चमक रहे थे। उसकी खूबसूरत भौहें अर्धचंद्राकार थीं, लेकिन सबसे ज्यादा कायल करने वाली उसकी ओठों पर छाई वो हल्की मुस्कान थी, जो हल्की हवा में धूप की गंध की तरह दिल को छू लेने वाली थी। वे दोनों युवा और युवती एक आदर्श जोड़े की तरह थे, जैसे कि अभी अभी किसी पेंटिंग से बाहर निकले हों।
युवक लगातार लड़की के बगल में कुछ बातें करते हुए चल रहा था और तिरछी नजरों से उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहा था, लेकिन लड़की के भावों में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। उसने पूरे समय अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान बनाए रखी और वह उस लड़के के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। क्या सुंदर लड़की है, दक्ष ने मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। हालांकि उसकी शक्ल आर्या की तुलना में अतुलनीय थी, लेकिन वह निश्चित रूप से लाखों में एक थी। उसके पास एक ऐसी विनाशकारी सुंदरता थी जो कई राज्यों को खत्म कर सकती थी। फिर भी अस्पष्ट धुंध की तरह एक आभा उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जिसकी तुलना आर्या नहीं कर सकती थी। जिस बात ने दक्ष को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह उसकी आंखों की सौम्यता थी। आमतौर पर कहें तो ऐसी लड़की जिसके पास इस तरह की सुंदरता होती है वह कुछ हद तक अहंकारी स्वभाव रखती है। उसकी पत्नी आर्या इस बात का जीता जागता उदाहरण थी। फिर भी इस लड़की का स्वभाव सौम्य था। उसकी निगाहें पानी की तरह कोमल थीं, जिनमें अहंकार का थोड़ा सा भी संकेत नहीं था। जब दक्ष अपने मन में उस लड़की की तारीफ कर रहा था, उतने में ही वे दोनों उसके करीब आ गए। इस पर युवान ने उसे उनका अभिवादन करने के लिए दक्ष को अपनी ओर खींच लिया। दक्ष ने उन्हें देखकर अच्छे से समझ लिया था कि वे दोनों वही ललितादित्य और अमृता हैं जिनके बारे में युवान ने उसे अभी बताया था। जूनियर ब्रदर युवान, क्या आप अपने क्वार्टर जा रहे हैं? युवान को देखकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब दक्ष के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसे अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और मनमोहक थी, जिसे सुनकर दक्ष को एक अकथनीय आनंद की अनुभूति होने लगी। अगर कोई अमृता की निगाहों को करीब से देखता तो वह उसकी कोमल निगाहों और मुस्कान को देखकर जरूर मदहोश हो जाता। जब अमृता की नजर दक्ष पर पड़ी तो उसने उत्सुकता के साथ पूछा, यह कौन है? जिस पर युवान खुशी से कहा, हे, यह मेरे जीजा जी हैं। इन्होंने आज ही हमारे गहन विभाग में प्रवेश किया है और यह भी क्लास 1 में है। इसके बाद उसने दक्ष को उन दोनों का परिचय कराते हुए कहा, वे वरिष्ठ भाई ललितादित्य हैं और ये वरिष्ठ बहन अमृता हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। दक्ष एक कदम आगे बढ़ा और चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, सीनियर ब्रदर ललितादित्य और सीनियर अमृता जी को नमस्कार। इस जूनियर का नाम दक्ष देव है, जिसने अभी अभी गहन विभाग में प्रवेश किया है। मैं आप दोनों वरिष्ठों से भविष्य में मेरी देखभाल करने का अनुरोध करता हूं। उसकी बात पर ललितादित्य ने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक नजर दक्ष पर डाली। उसके बाद उसने अपनी नजर दूसरी ओर कर ली। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से नाखुश था। उसे लग रहा था कि दक्ष और युवान अमृता के साथ उसके समय को खराब कर रहे थे। वहीं ललितादित्य की प्रतिक्रिया के विपरीत अमृता ने दक्ष को मुस्कुराते हुए देखा और खुशी से कहा, आप बहुत युवा लगते हैं, फिर भी आप नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग सात्विक ने आपको क्लास 1 में प्रवेश दे दिया। यदि क्लास की सुंदरियों को पता चला कि इतना सुंदर छोटा जूनियर अभी अभी कक्षा में आया है तो वे निश्चित ही बहुत खुश होंगी। आपको उनसे सावधान रहना होगा। इतने में ही उसे कुछ याद आया और उसने थोड़े आश्चर्य के साथ कहा, लेकिन एक मिनट, अभी अभी युवान ने आपको जीजाजी कहा, क्या आप पहले से ही शादीशुदा हैं? दक्ष उसकी बात का कुछ जवाब दे पाता, इससे पहले ही युवान ने चहकते हुए कहा, हाँ, यह बिल्कुल सच है। मेरे जीजाजी अभी 16 साल के हैं, लेकिन उन्होंने आधे साल पहले ही मेरी बहन से शादी कर ली है। उसकी बात पर अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, इतना छोटा जूनियर ब्रदर अभी केवल 16 साल का है और उसने पहले ही शादी कर ली है। ऐसा लगता है दुल्हन वाकई काफी खूबसूरत होगी। उसकी बात पर दक्ष अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसने अमृता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीनियर अमृता यहां की मूल निवासी नहीं है? क्या यह बात सही है? ओह, आपको कैसे पता? अमृता ने अपनी खूबसूरत पलकें झपकाते हुए पूछा, जिस पर दक्ष ने कहा, क्योंकि न्यू मून सिटी का माहौल थोड़ा अशांत है और यहां की आध्यात्मिक आभा पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि सीनियर अमृता जैसी सुंदरता इस जगह पर जन्म ले सके। उसकी बात सुनकर अमृता थोड़ी हैरान रह गई। फिर उसके गुलाबी ओंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, जूनियर ब्रदर दक्षदेव न केवल दिखने में अच्छे और प्रतिभाशाली हैं, बल्कि एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं। यह अफसोस की बात है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं, वरना यह सीनियर हे आपसे शादी कर लेती। अमृता स्पष्ट रूप से मजाक कर रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़े ललितादित्य को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह दक्ष को घूर कर देखने लगा। लेकिन दक्ष ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने ललितादित्य को देखा ही नहीं है। इसके बजाय उसने अमृता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी पत्नी ने मुझे पहले इस बात की गारंटी दी है कि वह मेरे द्वारा दूसरी पत्नी लाने पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करेगी। तो अब आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या अमृता और दक्ष के बीच कुछ होने वाला है?
और जब आर्या को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा और रात्रि भोज में क्या होने वाला है। जैसे ही दक्ष ने अमृता से इस तरह की बात की, युवान का मुंह खुला का खुला रह गया। यहां तक कि उसकी आंखें भी सदमे से लगभग बाहर आ गई थीं। ललितादित्य की आंखें भी सिकुड़ गईं और उसने हल्की सी तिरस्कार से भरी मुस्कान बिखेर दी। लेकिन अमृता को उसकी बात से थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया। उसने एक मीठी मुस्कान देते हुए कहा, छोटा जूनियर बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिन अब उतने बोरिंग नहीं रहेंगे। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मुझे रात के भोज में शामिल होना है और हो सकता है वहां मुझे एक कठिन मुकाबला करना पड़े। इसलिए हमें चिकित्सा विभाग में जाकर कुछ गोलियां लेनी होंगी जो बाद में काम आ सकें। चलो, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी। जाने से पहले उसने मजाक में दक्ष की ओर देखकर आंख मारी और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ वहां से चली गई। हालांकि दक्ष ने उसके साथ थोड़ा भद्दा मजाक किया था, लेकिन अमृता को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके बजाय दक्ष के बारे में उसकी धारणा और गहरी हो गई और उसने जाने के बाद एक बार फिर से दक्ष की ओर पलट कर देखा। दक्ष ने एक तिरछी नजर डाली। उसने अपनी प्रशंसा के भावों को बिल्कुल भी नहीं छिपाया और पीछे से उसकी आकृति को देखता रहा। अमृता में न केवल महान लालित्य था, बल्कि उसमें अहंकार का कोई संकेत नहीं था। उसके दिल में इतनी गर्मजोशी और कोमलता थी कि कोई भी पुरुष बिना मोहित हुए नहीं रह सकता। लेकिन दक्ष एक बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट था कि उसकी पहचान वास्तव में इतनी सरल नहीं थी जितना कि उसने दिखाने की कोशिश की थी। इतने में एक हाथ बेहद अभद्र तरीके से दक्ष के कंधे पर आया। दक्ष पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ललितादित्य उदासीनता से उसकी ओर ही देख रहा था। दक्ष ने उसे देखा और तुरंत एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ वरिष्ठ भाई? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? क्या आप सीनियर अमृता के साथ नहीं जाने वाले? अमृता पहले ही काफी दूर जा चुकी थी, लेकिन उसने ललितादित्य को बुलाने के लिए पीछे नहीं मुड़ी थी, जैसे कि उसे इस बात का एहसास ही न हो कि वह उसके साथ नहीं है। उसके इस व्यवहार से ऐसा लगता था कि उनका रिश्ता उससे बहुत अलग था, जैसा कि दक्ष ने पहले सोचा था। शायद अमृता को ललितादित्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ ललितादित्य को ही उस पर एक तरफा क्रश था। दक्ष की बात सुनकर ललितादित्य की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। उसकी निगाहें ऐसी हो गईं जैसे कि वह किसी तुच्छ इंसान को देख रहा हो। उसने उपहास से भरे चेहरे के साथ दक्ष से कहा, तुम्हारा नाम दक्ष देव है ना? तो छोटे जूनियर, मुझे यह तो नहीं पता कि आपने क्लास 1 में घुसने के लिए कौन सा पैंतरा अपनाया है, लेकिन आपके सीनियर के रूप में मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें पहले ही समझा दूं। चूंकि तुम क्लास 1 में प्रवेश कर चुके हो, तो आज्ञाकारी रूप से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। बाद में परिणाम भुगतने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे किसी भी चीज के लिए दोषी ठहराओ। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखना कि इसके बाद जितना हो सके अमृता से दूर रहो और दोबारा उससे इस तरह से बात न करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना मेरे पास तुम्हें इस पैलेस से बाहर निकालने के बहुत से तरीके हैं। दक्ष को धमकाने के बाद उसने एक नजर युवान पर डाली और फिर तेजी से उस दिशा में चला गया जिस दिशा में अमृता गई थी। उसे युवान के बारे में अच्छे से पता था कि वह एक छोटे से शहर के व्यापारी का लड़का है, जिसका मतलब था कि उसका जीजा भी किसी सामान्य पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होगा। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसे धमकाने में थोड़ी भी संकोच नहीं किया था। दक्ष ने अपनी निगाहें झुका लीं और लापरवाही से उसके पीछे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, यह व्यक्ति वाकई बहुत घमंडी है। वह हमेशा से ही ऐसा है। मुझे इसकी आदत पहले ही हो चुकी है। युवान ने अपने चेहरे पर थोड़े गुस्से और बेबसी के साथ कहा। आमतौर पर जब ललितादित्य युवान से इस तरह का व्यवहार करता था तो उसे ज्यादा आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से दक्ष को धमकी दे रहा था, जिससे युवान के अंदर रोष पैदा हो गया। लेकिन जब उसने ललितादित्य की ताकत और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तो वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन दक्ष उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका था और उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब युवान ने देखा कि दक्ष नाराज नहीं दिख रहा है तो उसने एक राहत की सांस ली और धीमी आवाज में कहा, उसके पिता वास्तव में न्यू मून सिटी के गवर्नर हैं। इतना ही नहीं, गहन शक्ति में भी उसकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है। वह केवल 19 का है और पहले ही नवजात गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। अफवाहें कहती हैं कि वह 9वें स्तर में लगभग प्रवेश करने वाला है। इस कारण पूरे प्रोफाउंड पैलेस में कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। गवर्नर का बेटा? दक्ष ने धीरे से उसकी हंसी उड़ाई और फिर अचानक कहा, ऐसा लगता है कि वह अमृता को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर युवान ने कहा, वरिष्ठ बहन सुंदर और सौम्य दोनों हैं, इसलिए बहुत से वरिष्ठ भाई हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन सीनियर ब्रदर ललितादित्य और वरिष्ठ बहन के बारे में सभी लोग पहले से ही एक जोड़े के रूप में मान चुके हैं।
इसीलिए कोई भी सीनियर ब्रदर ललितादित्य से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी वरिष्ठ भाई वरिष्ठ बहन को पसंद करते थे उन्होंने कभी भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद युवान ने कुछ विचित्र स्वर में कहा, जीजा जी, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वरिष्ठ बहन के साथ इस तरह से बात करने की हिम्मत की है। इसलिए भविष्य में आपको ललितादित्य से सावधान रहना होगा, क्योंकि भले ही उसकी गहन शक्ति काफी दुर्जेय है, लेकिन वह एक अत्यंत तुच्छ व्यक्ति है। हाँ, वह तो शक्ल से ही दिख रहा है, दक्ष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसने युवान की सलाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने युवान से पूछा, युवान, क्या तुम्हें पता है कि अमृता कहां से आई है? मैं इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हूं कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है, तो फिर वह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में किस कारण से आई है? युवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह बुजुर्ग सात्विक की दूर की रिश्तेदार है और उसने आधे साल पहले मेरे साथ ही गहन विभाग में प्रवेश किया था। लेकिन वह वास्तव में अद्भुत है। वह केवल 18 वर्ष की है, फिर भी वह नवजात गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं। वह इस प्रोफाउंड पैलेस की सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और वह ललितादित्य से भी अद्भुत हैं। दोनों की शक्ति लगभग एक समान ही थी, लेकिन ललितादित्य अमृता से 1 साल बड़ा था। इससे यह बात स्पष्ट थी कि अमृता ने प्रतिभा के मामले में ललितादित्य को पीछे छोड़ दिया था। आरव, जो 20 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, वह पहले ही चुरु कबीले की युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता था। दक्ष की पत्नी आर्या, जो 16 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी, वह तियान सिटी की नंबर 1 प्रतिभा मानी जाती थी। लेकिन अमृता और ललितादित्य दोनों ही इस मामले में आर्या से आगे निकल गए थे। साथ ही न्यू मून सिटी के उन बड़े संप्रदायों के पास भी ऐसी दुर्लभ प्रतिभाओं की कमी नहीं होगी। न्यू मून सिटी की तुलना में तियान सिटी एक भूला भटका शहर कहलाने के लायक था, क्योंकि दोनों शहरों में गहन शक्ति का स्तर वास्तव में बहुत अलग था। दक्ष के दादा हरीन आत्मा गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर होकर तियान सिटी के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन अगर वो इस ताकत के साथ न्यू मून सिटी आते तो उन्हें उनकी उम्र के लोगों की तुलना में ऊपरी स्तर का माना जाता, लेकिन उनके लिए शीर्ष पर रहना असंभव था। इतने में ही दक्ष के भाव अचानक गंभीर हो गए और उसने युवान से कहा, युवान, एक बहुत ही गंभीर मामला है जिस पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है? दक्ष की अभिव्यक्ति को देखकर युवान ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। अब से तुम मुझे जीजाजी नहीं कहोगे? दक्ष ने उसे जवाब देते हुए कहा। उसकी इस बात पर युवान ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्यों? दक्ष ने उसका कंधा थपथपाया और दूर तक अपनी नजर फैलाते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि अभी अभी अमृता ने क्या कहा था कि हमारी कक्षा में बहुत सारी सुंदरियां हैं, और ऐसा लगता है कि उसने बिल्कुल सच कहा था। लेकिन अमृता अभी भी उन सभी में सबसे सुंदर है। इतना कहने के बाद दक्ष की भौहें थोड़ी हिली और उसने थोड़ा विचार बनाते हुए कहा, चूंकि कक्षा में बहुत सारी सुंदरियां हैं और अगर तुमने मुझे सबके सामने जीजा जी कहा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। ऐसे में मैं उन सभी सीनियर और जूनियर सुंदरियों से फ्लर्ट कैसे कर पाऊंगा? उसकी बात सुनकर युवान का मुंह कुछ देर के लिए खुला का खुला रह गया। उसका मस्तिष्क थोड़े समय के लिए सुन्न पड़ गया। फिर आखिरकार उसने कमजोर स्वर में कहा, लेकिन जीजा जी, आपके पास तो पहले से ही मेरी बहन है। यदि आप ऐसे में किसी अन्य लड़की के साथ, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा। दक्ष ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और फिर गंभीरता से कहा, जब मैंने अमृता से कहा कि आर्या मेरे द्वारा दूसरी पत्नी लाने पर आपत्ति नहीं करेगी, तो मैंने वो बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि वास्तव में तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझसे यह वादा किया था। साथ ही इस जीवन में तो मुझे यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन से दोबारा मिल भी पाऊंगा या नहीं। दक्ष ने दूर तक देखा और उसकी दृष्टि और भी गहरी हो गई और उसने युवान से और भी गंभीर स्वर में आगे कहा, वास्तव में ऐसे दो ही अंतिम लक्ष्य होते हैं जिनका मनुष्य पीछा करता है। एक है दुनिया को जीतना और दूसरा है महिलाओं को जीतना। दुनिया को जीतना मनुष्य के जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का नाम है, और महिलाओं को जीतना जीवन के परिदृश्य को सुंदर बनाना है। यदि कोई उन महिलाओं को जीतने में सक्षम नहीं है जिन्हें वह पूरे दिल से चाहता है, तो भले ही वह दुनिया पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन वह उस ऊंचाई के शिखर पर अकेला ही होगा और हर जगह अकेलेपन का अनुभव करेगा। युवान हमेशा से ही महिलाओं को लेकर थोड़ा अलग रहा है, इसलिए दक्ष ने अभी अभी जो भी कहा वह पूरी तरह से उसके सिर के ऊपर से निकल गया, लेकिन फिर भी उसे यह थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था और उसने कुछ सोचते हुए पूछा, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? चूंकि दक्ष और आर्या की शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी, इसलिए युवान बचपन से ही उसे जीजाजी कहता आ रहा था। जीजाजी के अलावा उसके दिमाग में और कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसे वह दक्ष के लिए इस्तेमाल कर सकता था। दक्ष ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम मुझे ब्रो, बिग ब्रदर दक्ष देव
या फिर सीनियर ब्रदर देव कह सकते हो। संक्षेप में तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन जीजा जी मत कहो। ओह, ओह, तो फिर मैं तुम्हें अब से बॉस कहूंगा, क्या यह ठीक है? युवान ने थोड़ा झुझलाते हुए पूछा। हाँ ठीक है, दक्ष ने कहा। युवान ने कुछ सोचा और फिर कहा, बॉस, बॉस, उह, यह अभी भी अजीब लगता है। आह ठीक है, पहले यह बताओ कि वरिष्ठ बहन आज रात के भोज में निपटने के लिए कुछ गोलियां लेने गई हैं, तो क्या हमें भी चिकित्सा विभाग जाना चाहिए? क्योंकि जीजाजी ने अभी अभी गहन विभाग में प्रवेश किया है, इसलिए चिकित्सा विभाग से आपको औषधीय गोलियों का एक सेट मिल सकता है। आप प्रतिमाह एक सेट प्राप्त कर सकते हैं। मुझे जीजाजी मत कहो, दक्ष ने झुझलाते हुए कहा। आह, मैं भूल गया था, आगे से मैं जरूर ध्यान दूंगा। तो फिर जीजाजी, हमें पहले क्वार्टर चलना चाहिए या फिर चिकित्सा विभाग? दक्ष अब सचमुच इरिटेटेड हो गया था। उसने अपना सिर झटका और उसे चिकित्सा विभाग की ओर चलने के लिए कहा। उसके बाद दक्ष और युवान चिकित्सा विभाग गए और औषधीय गोलियों का एक सेट प्राप्त किया। ये गोलियां वैसी ही थीं जैसी कि दक्ष ने उम्मीद की थी। वे सभी गहन शक्ति पुनर्प्राप्ति की निम्न स्तर की गोलियां थीं, जिनकी क्षमता 40 से 50% ही थी। इस तरह की सहायक औषधीय गोलियों के साथ वे निश्चित ही बड़े संप्रदायों की तुलना में बहुत पीछे थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रोफाउंड पैलेस की औसत ताकत हमेशा उन संप्रदायों से पीछे रहती थी। सात्विक ने दक्ष के लिए जहां रहने की व्यवस्था की थी, वह जगह युवान के क्वार्टर के ठीक बगल में ही थी। हालांकि यह एक बड़ी कमरा नहीं था, लेकिन वह बहुत ही सुंदर था और उसमें जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था। दक्ष, जो आधे साल से लगातार बाहर घूम रहा था, आखिरकार उसे रहने के लिए एक जगह मिल गई थी। छोटे बिस्तर पर लेटते हुए दक्ष को जल्द ही नींद आ गई। वह पिछले आधे साल से हमेशा जंगल में सोया था। वह कभी भी किसी होटल में नहीं रुका था और उसे बिस्तर पर सोने का सौभाग्य नहीं मिला था। इसलिए जब उसे आरामदायक बिस्तर मिला, तो वह दोपहर से शाम तक घोड़े बेचकर सोता रहा, जब तक कि युवान ने दरवाजा खटखटाकर नहीं जगाया। जीजा जी, क्या अभी तक सो रहे हैं? भोज लगभग शुरू होने वाला है, क्या हम वहां पर जाने वाले नहीं हैं? युवान अपने दिल में जानता था कि इस भोज में क्या हो सकता है, इसलिए वह वास्तव में नहीं चाहता था कि दक्ष इस भोज में शामिल हो। दक्ष ने अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से बिस्तर से उठ गया और आवाज लगाते हुए कहा, बेशक, मैं जाने वाला हूं, मुझे बस 1 मिनट दो, उसके बाद हम तुरंत चलेंगे। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था और इसके बीच एक बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ था, जो एक गरिमामय वातावरण की अनुभूति प्रकट कर रहा था। पूरे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस की यह सबसे बड़ी और सबसे असाधारण इमारत थी। इस इमारत को मुख्य महल के नाम से जाना जाता था। पैलेस के अंदर के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी मुख्य महल के अंदर आयोजित किए जाते थे और नए चेयरमैन की नियुक्ति का भोज भी यहीं आयोजित किया जाने वाला था। जब युवान और दक्ष मुख्य महल में गए, तो भोज शुरू होने में आधा घंटा भी नहीं बचा था, लेकिन अभी सीटों का 5वां हिस्सा भी नहीं भरा था। वहां पर जो लोग भी उपस्थित थे, उनमें से अधिकांशतः गहन विभाग के ही लोग थे। इसका मतलब साफ था कि आमंत्रित सभी मुख्य संप्रदाय जानबूझकर अपनी शेखी बघारते हुए जल्दी आना नहीं चाहते थे। तो अब आगे कहानी में क्या होने वाला है? कौन सी चुनौती मिलने वाली है दक्ष को इस भोज में? क्या दक्ष आने वाली चुनौती का सामना कर पाएगा? जैसे ही दक्ष और युवान मुख्य महल में पहुंचे, उनकी मुलाकात ललितादित्य से हुई। ललितादित्य ने उन दोनों पर एक नजर डाली और थोड़े रोष के साथ कहा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह किस प्रकार का भोज है? अभी के अभी यहां से बाहर जाओ। बुजुर्ग सात्विक ने हमें यहां आने की अनुमति दी है, युवान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। बुजुर्ग सात्विक? ललितादित्य ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, तो उसने तुम दोनों को यहां आने की अनुमति दी है, लेकिन यह कोई साधारण भोज नहीं है। थोड़ी ही देर में यहां विभिन्न संप्रदायों के शिष्य आएंगे और मुकाबला करेंगे। उनके सामने तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल के बराबर भी नहीं होगी। खैर, अब जब तुम लोग यहां आ ही गए हो, तो देखते हैं कि तुम दोनों क्या कर सकते हो। चूंकि बड़े साहब ने तुम्हें अनुमति दी है, तो अंदर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि यदि तुम दोनों प्रोफाउंड पैलेस के बदनाम होने का कारण बनते हो, तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना। ललितादित्य ने पूरी दोपहर तक अमृता के पीछे चलने के बावजूद उसे एक बार भी नजर नहीं डाली, जिससे वह बहुत नाराज था। जब उसका सामना दक्ष और युवान से हुआ, तो उसने अपना गुस्सा उन दोनों पर निकाल दिया। वहीं ललितादित्य की बातों से युवान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। भले ही वह स्वभाव से थोड़े बच्चे जैसा था, लेकिन अचानक बिना किसी कारण से दुर्व्यवहार किए जाने से उसका गुस्सा भड़क उठता था। वहीं दक्ष इस जगह पर अभी बिल्कुल नया था, इसलिए वह किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। उसने ललितादित्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और युवान की बांह पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। जैसे ही वे महल के और अंदर गए, उन्होंने सात्विक को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देखा, जिसने उन्हें पहले से व्यवस्थित बैठने की जगह पर बैठाया। उनकी सीटें
बिल्कुल पीछे की ओर थीं और लोगों की नजरों से बहुत दूर थीं। हालांकि वे जिस जगह पर बैठे थे वहां ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा सकता था, लेकिन युवान के भारी भरकम शरीर के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होना असंभव हो गया था। उनके बैठने के बाद सात्विक ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, दक्ष और युवान, यदि भोज के दौरान कोई मुकाबला होता है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बारीकी से ध्यान दें। यदि आप दोनों लड़ाई से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। आप दोनों को गहन विभाग में शामिल हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए इसकी संभावना नहीं है कि कोई आपको चुनौती देगा। आप दोनों बस दूर से सुरक्षित रहते हुए मुकाबलों को देखने की कोशिश करना। समझ गया बुजुर्ग सात्विक? युवान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर आज्ञाकारी ढंग से अपनी सीट पर बैठ गया। दक्ष ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि वहां गहन विभाग के लगभग 30 शिष्य उपस्थित थे। गहन विभाग में कुल 3000 शिष्य थे, लेकिन यहां पर केवल 30 ही उपस्थित हुए थे। इसलिए इस बात में थोड़ा सा संदेह नहीं था कि ये 30 लोग पैलेस के सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। इसके बाद दक्ष ने अमृता को भी देखा, जो शिष्यों की पहली पंक्ति में बैठी थी। उसे पहली पंक्ति में देखकर दक्ष को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। एक ऐसी 18 वर्षीय लड़की जो नवजात गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर हो, उसे तो शीर्ष संप्रदायों में भी एक शीर्ष प्रतिभा माना जाएगा। जहां तक दक्ष का सवाल है, उसने भी गहन विभाग के कुछ शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया था। जो लोग इस सभा में भाग लेने में सक्षम थे, वे सभी युवान की भागीदारी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। चूंकि युवान की ताकत केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थी, इसलिए उसे गहन विभाग के भीतर एक कमजोर शिष्य माना जाता था और उसके पास इस सभा में उपस्थित होने की योग्यता नहीं थी। और दक्ष, जो उसके साथ था, वो उनके लिए पूरी तरह से एक अपरिचित चेहरा था। क्या आप यहां नए शिष्य हैं? शायद मैंने आपको पहले यहां कभी नहीं देखा है। लाल पोशाक पहने एक लड़की जो दक्ष के सामने बैठी थी ने उत्सुकता के साथ अपनी पलकें झपकाते हुए दक्ष से पूछा। सीनियर को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दक्ष देव है और मैं आज ही प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुआ हूं। दक्ष ने थोड़ा सिर हिलाया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी मुस्कान देखकर उस लड़की को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके गाल कुछ हद तक लाल हो गए और उसने एक हल्की सी आह भरते हुए कहा, वाह, इतनी कम उम्र में तुम्हारी ताकत नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रवेश के पहले दिन ही आपको इस भोज में शामिल होने की अनुमति दी गई है। वह मेरे जीजाजी हैं, इसलिए निसंदेह वो अद्भुत होंगे, युवान ने गर्व से भरी आवाज में कहा। जब किसी और के द्वारा दक्ष की प्रशंसा की गई तो युवान बहुत अधिक खुश हो गया था। युवान की बात सुनकर लड़की ने एक आह भरी और थोड़ी निराशा के साथ पूछा, आप पहले से ही शादीशुदा हैं? उसकी आंखों में इस समय स्पष्ट रूप से निराशा झलक रही थी। दक्ष ने युवान का गला घोंटने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोका और शांत भाव से उत्तर दिया, यह बात सही है। बड़ी बहन भी इतनी खूबसूरत है तो उसकी शादी भी पहले ही हो गई होगी, है ना? मैं निश्चित रूप से इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। उस लड़की ने तुरंत दक्ष की बात नकारते हुए जवाब दिया। उसने आगे दक्ष को अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम तितली है और मैं गहन विभाग की एक 17 साल की शिष्य हूं। अगर तुम्हें भविष्य में कोई समस्या हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। इस उपकार के लिए आपका धन्यवाद वरिष्ठ बहन, दक्ष ने सम्मानपूर्वक कहा। वहीं युवान को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलती की है, तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी सीट पर पूरी तरह से सिकुड़ कर बैठ गया। उसने लंबे समय तक दक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं की। इस समय कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति यानी पैलेस के नए चेयरमैन कमलदीप आखिरकार आ गए थे। कमलदीप की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उनके चेहरे पर सौम्यता और शांति के भाव थे और उनकी आंखें स्पष्ट रूप से अनुभवी दिख रही थीं। उनके शरीर से एक असाधारण आभा उत्सर्जित हो रही थी। कमलदीप मूल रूप से इंपीरियल सिटी में स्थित प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्गों में से एक थे। उन्हें विशेष रूप से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। कमलदीप 1 महीने पहले ही प्रोफाउंड पैलेस आ गए थे और आज केवल भोज का आधिकारिक दिन था। इस 1 महीने की अवधि के दौरान उनकी मुलाकात प्रत्येक बुजुर्ग और शिष्य से हो गई थी और उन्होंने उनका गहरा सम्मान प्राप्त किया था। जैसे ही उन्होंने चेयरमैन की सीट ग्रहण की, उसके तुरंत बाद बड़े संप्रदायों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो गए। हा हा हा, आयरन स्पीयर कबीले से जयजीत अपने बेटे जाबर के साथ पैलेस के नए चेयरमैन को बधाई देता है। हार्दिक स्पष्ट हंसी की आवाज के साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति 7 शिष्यों के साथ महल में उपस्थित हुआ। वह आयरन स्पीयर कबीले का वर्तमान लीडर है, युवान ने दक्ष के कान में फुसफुसाते हुए कहा, और जो उसके ठीक पीछे चल रहा है वो उसका बेटा जाबर है। भले ही वो युवा है, लेकिन फिर भी वो आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली है। अफवाहों के अनुसार वह अगले लीडर के लिए शीर्ष उम्मीदवार है।
जयाजीत चलकर कमलदीप के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, पैलेस चेयरमैन, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जब आधे महीने पहले मेरी मुलाकात आपसे हुई थी तो आपने सचमुच मेरे ऊपर गहरा प्रभाव डाला था। आज मैं विशेष रूप से अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूं। इतना कहने के बाद उसने कमलदीप के सामने एक उपहार का बॉक्स प्रस्तुत करते हुए कहा, आपके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए यह एक छोटा सा उपहार है। कमलदीप अपनी सीट से खड़े हुए और उपहार स्वीकार करते हुए कहा, आयरन स्पीयर कबीले के लीडर जयजीत, आप वास्तव में बहुत विनम्र हैं। आप स्वयं इस भोज में उपस्थित हुए, हमारे लिए यही सम्मान की बात है। इसलिए उपहार लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपका सम्मानित पुत्र भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और जिस तरह से उसका आचरण है उसे देखकर लगता है कि वह भविष्य में अपने पिता से आगे निकल जाएगा। आइए, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उन लोगों के व्यवहार को देखते हुए दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए युवान से पूछा, युवान, यह स्थिति तो अत्यधिक सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होती है। मुझे इन दोनों के बीच किसी तरह की प्रतिद्वंद्विता महसूस नहीं हो रही है। जिस पर युवान ने कहा, अरे, वो इसलिए क्योंकि आयरन स्पीयर कबीले की प्रतिष्ठा हमेशा से ही अच्छी रही है। भले ही उनकी शक्ति और प्रभाव हमारे पैलेस से अधिक हो, लेकिन फिर भी हमारे साथ उनके संबंध खराब नहीं माने जा सकते हैं। लेकिन अन्य कुल। उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक आवाज गूंजी। क्लाउडी सन संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग यशवन प्रोफाउंड पैलेस के नए चेयरमैन को बधाई देते हैं। क्लाउडी सन संप्रदाय के बाद प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय, सेवन डेडली संप्रदाय, स्ट्रामी संप्रदाय के लोग भी एक के बाद एक आ गए थे। प्रत्येक कबीला अपने साथ 7 या 8 शिष्यों को लेकर आया था। कमलदीप ने सभी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। जब तक भोज शुरू होने वाला था तब तक बर्निंग हेवन संप्रदाय की शाखा के लोग भी आ गए थे। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति कमलदीप के सामने आया और अभिवादन करते हुए बोला, बर्निंग हेवन संप्रदाय के छठे बुजुर्ग फरान पैलेस के चेयरमैन को बधाई देते हैं। उन लोगों में जो सबसे आगे था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने पूरी तरह से लाल कपड़े पहने हुए थे। जब उसने मुख्य हाल में कदम रखा तो सभी को स्पष्ट रूप से अपने चेहरे पर गर्मी का एक झोंका महसूस हुआ था। भोज में उपस्थित होने वाले सबसे आखिरी लोग जो थे वो चुरू संप्रदाय की शाखा के लोग थे। उनके समूह में सबसे आगे एक 16 वर्ष का युवक था जिसके पीछे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो लगभग 40 साल का होगा। उसके अलावा 6 अन्य शिष्य थे जिनकी उम्र 20 से ज्यादा नहीं थी। महल में प्रवेश करने के बाद वो युवक शांतिपूर्वक कमलदीप की ओर बढ़ा और अभिवादन करते हुए बोला, चुरू संप्रदाय का जूनियर लक्षित चुरू पैलेस चेयरमैन को बधाई देता है। यह लक्षित चुरू है, युवान ने दक्ष के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसने दक्ष को आगे बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह यहां आएगा। जब मैं न्यू मून सिटी आया था तो पहले ही दिन मैंने उसका नाम कई बार सुना था। वह अभी 16 वर्ष का है, यानी कि जीजा जी की उम्र का ही, लेकिन वह पहले ही चुरू संप्रदाय की शाखा का युवा मास्टर है। इतना ही नहीं, उसे सार्वजनिक रूप से न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में नंबर 1 के रूप में भी पहचाना जाता है। नंबर 1। दक्ष ने तुरंत लक्षित के ऊपर नजर डाली। सचमुच वह काफी युवा दिख रहा था, लेकिन उसके आचरण में एक परिपक्वता थी और उसके चेहरे पर स्पष्ट सम्मान और गर्व के भाव थे। जिन लोगों ने भी उसे देखा उन सभी के चेहरे भी अजीब भावनाओं से भर गए थे। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था तो किसी के चेहरे पर प्रशंसा, ईर्ष्या या फिर शर्मिंदगी की भावना थी। युवान ने उसके बारे में बताते हुए आगे कहा, जन्मजात प्रतिभा के मामले में वह निस्संदेह नंबर 1 पर है। वह केवल 16 साल का है, लेकिन वह पहले ही नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच चुका है और वह सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र का 10वां स्तर। दक्ष के चेहरे पर भावनाओं की लहर छा गई। उसने अनजाने में ही अमृता की ओर देखा और पाया कि उसके कोमल चेहरे पर भी गंभीरता की एक पतली परत छड़ी हुई थी। हे, लक्षित चुरू, इस बूढ़े आदमी ने यह प्रसिद्ध नाम सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी के नंबर 1 प्रतिभा से मिलने का मौका मिलेगा। आपके पूज्य पिताजी आज नहीं आए? कमलदीप ने बिना किसी चिंता के हंसते हुए पूछा। उनकी बात पर लक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उसने गर्मजोशी के साथ कहा, पैलेस चेयरमैन, आप वास्तव में बहुत विनम्र हैं। हालांकि पिताजी की बहुत इच्छा थी कि वह व्यक्तिगत रूप से पैलेस चेयरमैन से मिले, लेकिन वह इस समय अस्वस्थ हैं और उनकी ओर से मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूं। कृपया इस बात का बुरा न माने। कमलदीप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के चेयरमैन थे, इसलिए उनकी नियुक्ति भोज पर प्रत्येक प्रमुख संप्रदायों के लीडर को सम्मान दिखाने के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए था। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते थे तो वे कम से कम अपने मुख्य बुजुर्ग को तो भेज ही सकते थे। आयरन स्पीयर कबीले, 7 डेडली संप्रदाय और स्ट्रामी संप्रदाय के लीडर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। जहां तक क्लाउडी सन्स संप्रदाय और प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय की बात है तो वे एक प्रमुख बुजुर्ग के साथ आए थे।
हालांकि बर्निंग हेवन संप्रदाय के लोग अहंकारी थे, फिर भी उनके साथ एक छठा बुजुर्ग आया था। लेकिन चुरु संप्रदाय ने वास्तव में बच्चों का एक समूह भेजा था। हालांकि लक्षित चुरु बेहद विनम्र था, लेकिन कोई अंधा व्यक्ति भी देख सकता था कि वह विनम्र होने का केवल दिखावा कर रहा है। उसकी बात पर कमलदीप ने एक हार्दिक मुस्कान बिखेरी और कहा, चुरु संप्रदाय के युवा मास्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने यंग मास्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है। आखिरकार आज आपसे मिलकर मेरी एक इच्छा तो पूरी हो ही गई है, इसलिए मैं पूरी तरह से खुश हूं। चुरु संप्रदाय के सम्मानित अतिथि, कृपया आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस समय आमंत्रित सभी अतिथि पहले ही आ चुके थे। चुरु संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय की शाखा के लोग स्वाभाविक रूप से शीर्ष के पास बैठे थे। बाद 5 अन्य संप्रदायों के बैठने की स्थिति थी। जहां तक उन मध्यम आकार के कुलों की बात है जिन्हें आमंत्रित किया गया था, उनके बैठने की स्थिति 5 संप्रदायों से भी नीचे थी। फिर भी इस समय उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। उनमें से बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने 7 संप्रदायों का जमावड़ा एक साथ देखा हो। वे उनमें से किसी को भी अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते थे। तो अब आगे कहानी में क्या होने वाला है और दक्ष का मुकाबला किस संप्रदाय से होने वाला है? आखिरकार सभी मेहमान आ चुके थे और भोज शुरू होने का समय हो गया था। कमलदीप अपनी सीट पर वापस बैठे और उन्होंने हाथों में शराब का कप लिया। सभी मेहमानों को टोस्ट करते हुए शराब का प्याला एक ही घूंट में खाली कर दिया। एक के बाद एक मेहमानों ने भी टोस्ट के लिए अपने कप उठाए और कमलदीप की तारीफ करते हुए अपने अपने कप खाली कर दिए। जो लोग कमलदीप की तारीफ कर रहे थे वे स्वाभाविक रूप से मध्यम और छोटे संप्रदाय के लोग थे। 7 प्रमुख संप्रदायों के सदस्य पूरी तरह से अलग थलग थे और उन्होंने कभी कभार ही अपना मुंह खोला था। जैसे जैसे वे लगातार टोस्ट कर रहे थे, वैसे वैसे 7 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों की नजर प्रोफाउंड पैलेस के शिष्यों की ओर केंद्रित होती गई। वे आने वाले मुकाबले के लिए अपने प्रतिद्वंदियों का चयन कर रहे थे। पैलेस के शिष्यों की प्रतिभा उनकी तुलना में कम थी, लेकिन उन्होंने एक प्रभावशाली तरीके को बनाए रखा जिसमें कमजोरी का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिख रहा था। कुछ महान बुजुर्गों ने संप्रदायों के शिष्यों की गहन शक्ति का मूल्यांकन किया और उनकी गहन शक्ति के स्तर को जानकर वे केवल आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। भले ही संप्रदायों के पास शिष्यों की संख्या कम थी, लेकिन उनकी चयन परीक्षा पैलेस की चयन परीक्षा से बहुत अधिक प्रभावशाली थी। उनमें से प्रत्येक के पास आश्चर्यजनक जन्मजात प्रतिभा थी और वे समान उम्र वाले पैलेस के शिष्यों से कहीं आगे थे। पैलेस के बुजुर्गों ने सोचा था कि पैलेस का विकास जिस तरीके से हुआ है उससे उनके बीच का अंतर खत्म हो गया होगा, लेकिन जब उनका सामना सच्चाई से हुआ तो उन्हें पता चला कि यह तो वास्तव में उनकी कल्पना मात्र थी। भले ही पैलेस में अमृता थी, लेकिन वह अकेली क्या कर सकती थी? बुजुर्गों को स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद ऐसा लगा कि जो नतीजा आज से 5 साल पहले हुआ था, आज का नतीजा भी उससे कुछ अलग नहीं होगा। आज एक बार फिर पैलेस को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी स्थिति थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। आखिर पैलेस की पृष्ठभूमि और संसाधन महान संप्रदाय के पास मौजूद हजारों वर्षों की विरासत की बराबरी नहीं कर सकते थे। इसी बीच दक्ष को अपने दिमाग में जैस्मीन की आवाज सुनाई दी। इस माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही इस राजकुमारी को एक बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, जब पैलेस के शिष्यों का मुकाबला 7 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों के साथ होगा तो क्या परिणाम होंगे? दक्ष ने उत्सुकता के साथ पूछा, जिस पर जैस्मीन ने थोड़े उदासीन स्वर में उत्तर देते हुए कहा, समान आयु के लोगों के बीच संप्रदायों के शिष्यों की गहन शक्ति पैलेस के शिष्यों की तुलना में 2 से 3 स्तर अधिक है। तो क्या इस राजकुमारी को अब भी यह बताने की जरूरत है कि परिणाम क्या होंगे? इतना बड़ा अंतर? दक्ष ने तुरंत भौहें सिकुड़ते हुए आश्चर्य से कहा। अगर उन लोगों की गहन शक्ति आधा स्तर अधिक होती तो मुकाबला करना संभव होता, लेकिन अगर किसी की गहन शक्ति 1 स्तर अधिक होती तो पैलेस के शिष्यों का उससे जीतना असंभव था। फिर यहां तो 2 से 3 स्तरों की बात थी। इतने में जैस्मीन ने आगे कहा, हां, अगर बर्निंग हेवन संप्रदाय और चुरु संप्रदाय की बात करें तो उनकी गहन शक्ति 4 या 5 स्तर अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी तुलना में आप कितने ऊंचे स्तर पर हैं? दक्ष ने कुछ सोचते हुए पूछा। उसकी इस बात पर जैस्मीन ने हल्के गुस्से के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि इन कीड़ों मकोड़ों की तुलना इस राजकुमारी से करके तुम इस राजकुमारी का अपमान कर रहे हो? नहीं, नहीं, मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, दक्ष ने खांसते हुए जवाब दिया। एक 13 वर्षीय सुपर राक्षस जिसने एक ही पल में एक सम्राट गहन जानवर को नष्ट कर दिया हो, उसके सामने न्यू मून सिटी के ये सभी लोग धूल के अलावा कुछ नहीं थे। दक्ष को भी अचानक इस बात का एहसास हुआ कि उसने जैस्मीन से गलत सवाल पूछ लिया है, क्योंकि न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी की तुलना जैस्मीन से करना
वास्तव में जैस्मीन के गौरव का अपमान करने के समान था। शराब के 3 राउंड खत्म हो चुके थे और पूरा माहौल हलचल से भरा था। लगातार हंसी और बातचीत जारी थी। यहां तक कि दक्ष, जो शराब नहीं पीता था, वो भी शराब के साथ दावत का भरपूर आनंद ले रहा था। वहीं 7 संप्रदायों के शिष्य और पैलेस के शिष्य लगातार एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए थे और कुछ ही समय में माहौल शत्रुतापूर्ण हो गया। इसी समय प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग जगराल अपने हाथों में शराब का कप लेकर खड़े हुए और जोर से घोषणा करते हुए बोले, यह कप प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय की ओर से पैलेस चेयरमैन के लिए इस बूढ़े आदमी का टोस्ट है। इतना कहकर उसने कप को एक ही घूंट में खाली कर दिया और आगे बोला, हालांकि अब तक भोज में बहुत से सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी कुछ कमी है। यह माहौल पर्याप्त जीवंत नहीं है। चूंकि चेयरमैन कमलदीप को हाल ही में नियुक्त किया गया है, इसलिए वे प्रोफाउंड पैलेस के बारे में सब कुछ नहीं जानते होंगे और शायद वे पैलेस के शिष्यों की ताकत से भी परिचित नहीं होंगे। इसलिए इस बूढ़े आदमी के पास एक सुझाव है, क्यों न हम अपने कुछ समान आयु के शिष्यों को आपस में मुकाबला करने की अनुमति दें। इससे चीजें जीवंत हो सकती हैं। इससे शिष्यों के बीच गहरे संबंध भी स्थापित हो सकते हैं और पैलेस चेयरमैन को पैलेस के शिष्यों की वर्तमान ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा। क्या यह एक तीर से 3 शिकार करने जैसा नहीं होगा? जैसे ही जगराल ने अपनी बात खत्म की, 7 संप्रदायों की ओर से एक के बाद एक तेज तालियां और सहमति की आवाजें आने लगीं। हाँ, यह सही है। बुजुर्ग जगराल का स्वभाव अद्भुत है। उत्तम विचार। तो फिर देर किस बात की है? चलिए अभी शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि पैलेस चेयरमैन इसका विरोध नहीं करेंगे। एक के बाद एक इसी प्रकार की आवाजें लगातार आती रहीं। जहां तक पैलेस के महान बुजुर्गों की बात है, तो वे अपनी दिलों में आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। प्रत्येक 5 साल में पैलेस के नए चेयरमैन को नियुक्त किया जाता था और हर बार जब ऐसा होता था तो 7 संप्रदाय अपनी ताकत दिखाने के लिए आते थे और अब तो यह लगभग एक परंपरा बन गई थी। 7 महान संप्रदायों ने एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके सभी शिष्य अपने हाथ खुजलाते हुए उत्सुकता से युद्ध के लिए खड़े हो गए। भले ही कमलदीप विरोध करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इसका कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो मुस्कुराते हुए खड़े हुए और सिर हिलाते हुए कहा, बुजुर्ग जगराल का सुझाव बुरा नहीं है। तो फिर हमें शिष्यों के बीच मुकाबले किस प्रकार से कराना चाहिए? यह बहुत आसान है। जगराल जोर से हंसा और बोला, हमारे जूनियर हमसे अलग हैं। वे अभी अपने प्रारंभिक चरण में हैं, इसलिए हमें उनकी उम्र को ध्यान में रखकर समान उम्र के शिष्यों के बीच मुकाबले करवाना चाहिए। निसंदेह एक युवा किसी वृद्ध को भी चुनौती दे सकता है, अगर वो चाहे तो। इस तरह से जीतना और भी शानदार होगा। हा 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 हा। जगराल का अंतिम वाक्य और उसकी हंसी का स्पष्ट अर्थ था कि भले ही हमारा पक्ष युवा हो, फिर भी हम आपके पक्ष के बड़े लोगों को भी हरा सकते हैं। वह जाहिर तौर पर पैलेस की शक्ति का मजाक उड़ा रहा था। जगराल ने आगे कहा, चूंकि यह प्रस्ताव इस बूढ़े आदमी के द्वारा दिया गया है, तो इसकी शुरुआत भी हमारा प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय ही करेगा। इतना कहकर वह अपने संप्रदाय के लोगों की ओर देखते हुए कहता है, सामीर, क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? और मुकाबले के दौरान अपनी उम्र बताना न भूलना। हाँ बुजुर्ग, मैं तैयार हूं, सामीर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है। सामीर वास्तव में 16 से 17 साल का लग रहा था और वह प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय से आने वाले शिष्यों में सबसे छोटा था। उसका शरीर थोड़ा पतला लेकिन गठीला था। अपनी सीट से खड़े होने के बाद वह एक छलांग लगाते हुए महल के केंद्र में बने मंच पर आ गया और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए उसने अपनी नजरें पैलेस के शिष्यों की ओर घुमाई और कहा, यह 16 साल का सामीर प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय का एक बेकार शिष्य है। यहां पर कोई है जो मुझे मुकाबले के कुछ टिप्स सिखा सकता है? जैसे ही सामीर ने मंच पर प्रवेश किया तो न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सभी बुजुर्ग चुप हो गए। सामीर वास्तव में 16 साल का था, लेकिन वह पहले से ही नवजात गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। बुजुर्ग होने के नाते बेशक उन्हें अपने शिष्यों की ताकत के बारे में अच्छे से पता था। प्रोफाउंड पैलेस में 16 साल की उम्र के सबसे शक्तिशाली शिष्य केवल नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही थे। इसके अलावा संप्रदायों के शिष्यों के पास अपने अपने संप्रदायों की गहन कलाएं भी थीं, इसलिए अगर वे समान रैंक के भी होते तो भी पैलेस के शिष्यों के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। फिर अपने से अधिक रैंक वाले के सामने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सामीर काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन पैलेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सामीर के चेहरे की मुस्कान पहले ही उपहास में बदल चुकी थी। 7 संप्रदाय के शिष्य भी पैलेस के शिष्यों को हेय दृष्टि से देख रहे थे। यदि स्थिति इसी प्रकार की रही तो पैलेस को बिना मुकाबले के ही हार का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए बुजुर्ग सात्विक ने अपना हाथ लहराया और एक शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, खुमान, पैलेस की तरफ से तुम्हें मुकाबला करना चाहिए।
उनकी बात सुनकर खुमान अपनी सीट से खड़ा हुआ और बुजुर्ग सात्विक को अभिवादन करते हुए बोला, ठीक है बुजुर्ग। इसके बाद खुमान ने अपनी जगह से छलांग लगाई और वह सामीर के सामने खड़ा हो गया और उसने दृढ़ता से कहा, न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस क्लास 1 का शिष्य खुमान, आओ मुझे कुछ लड़ने की टिप्स सिखाओ। हे कहने की जरूरत नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा, सामीर ने व्यंग्य के साथ हंसते हुए उत्तर दिया। सामीर की आंखों में तिरस्कार के भाव देखकर खुमान क्रोधित हो गया और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। उसने अपने दाहिने हाथ में गहन ऊर्जा केंद्रित की और कान फाड़ू आवाज के साथ अपनी मुट्ठी सामीर की ओर दे मारी। सामीर ने उसकी प्रतिक्रिया को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया, जिस पर अचानक बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। यह प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय की गहन कला है, बैंगनी सूर्य कला। पैलेस के बुजुर्गों में से एक ने उस बैंगनी रोशनी को देखकर गुर्राते हुए कहा। सामीर की हथेली में बैंगनी ऊर्जा पानी की तरह उबल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और सीधे खुमान की मुट्ठी में दे मारी। जैसे ही दोनों मुट्ठियां टकराईं तो एक बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और कुछ चटकने की आवाज आई। सामीर ने अभी अपने गहन कौशल का उपयोग नहीं किया था, फिर भी खुमान की मुट्ठी उखड़ गई और उसके शरीर को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। इस समय उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दर्द के भाव देखे जा सकते थे। सामीर ने एक कपटी हंसी प्रकट की और अचानक अपनी दूसरी मुट्ठी उठाई। इसमें भी प्रकाश की वही बैंगनी परत थी। उसने अपनी मुट्ठी बेरहमी से खुमान के पेट में दे मारी, लेकिन इस बार उसने गहन कौशल के साथ साथ प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली गहन कौशल का भी उपयोग किया था, बैंगनी बादल पाम। एक धमाके के साथ बैंगनी ऊर्जा से भरी हुई मुट्ठी सीधे जाकर खुमान के पेट से टकराई और उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। वह हवा में उछलते हुए दूर जाकर गिरा। उसका खून तेजी से घूमने लगा और अंत में उसने एक खून की उल्टी कर दी। वह अपना पेट पकड़कर फर्श पर औंधे मुंह लेट गया और उसके अंदर अब खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। खुमान, जूनियर ब्रदर खुमान! पैलेस के शिष्य चिल्लाते हुए तुरंत बाहर मंच पर आए और बुरी तरह से पराजित हो चुके खुमान को अपने साथ ले गए। पहले मुकाबले का इस तरह का नतीजा देखकर पैलेस के सभी शिष्यों को अपने दिल के अंदर घबराहट महसूस होने लगी। खुमान और सामीर की उम्र समान थी और उनकी शक्तियों के बीच केवल एक स्तर का फर्क था। भले ही वह सामीर से जीत नहीं सकता था, लेकिन उसे उसके सामने कुछ समय टिके रहने में तो सक्षम होना चाहिए था। लेकिन दोनों के आमने सामने आने के बाद खुमान सामीर के 2 हमले भी नहीं झेल सका था। वहीं सामीर अभी भी मंच पर मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने इस लड़ाई में अपनी थोड़ी सी भी गहन ऊर्जा खर्च नहीं की थी। उसने एक बार फिर पैलेस के शिष्यों की ओर देखा और कहा, तो अगला मित्र कौन होगा जो मुझे कुछ टिप्स दे सके? ऐसा लगता है कि बच्चे को सुर्खियों में रहने की लत लग गई है, 7 डेडली संप्रदाय के एक शिष्य ने उपहास करते हुए कहा। अफसोस, इन नौसिखियों पर अत्याचार करने का कोई मतलब नहीं है, यह तो बस एक खिलवाड़ है, एक अन्य व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा। खुमान की इतनी बुरी हार के कारण पैलेस के सभी 16 वर्षीय शिष्यों का दिल घबरा गया। उनमें से किसी ने भी मंच पर आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि खुमान को उनकी उम्र के बीच सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। यदि कोई अन्य 16 वर्षीय शिष्य मंच पर गया तो वह अपना मजाक बनवाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। जब सामीर ने देखा कि कोई भी मंच पर नहीं आ रहा है तो उसने उपहास करते हुए कहा, क्या प्रोफाउंड पैलेस के सभी दोस्त केवल कछुओं का झुंड हैं? लेकिन इसके तुरंत बाद उसने अपने मुंह पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, अरे देखो इस मेरे मुंह को, यह वास्तव में नहीं जानता कि यह क्या कह रहा है। यह पैलेस शाही परिवार द्वारा नियुक्त किया गया प्रोफाउंड पैलेस है। यहां के शिष्यों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे भला कछुओं का झुंड कैसे हो सकते हैं? उसकी इस बात पर सातों संप्रदायों के लोग तुरंत एक ठहाके के साथ हंस पड़े। सामीर ने आगे कहा, अब चूंकि कोई नहीं आ रहा है तो मैं अपना प्रतिद्वंदी खुद चुनूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो यह भाग्य के कारण होगा, लेकिन अगर मैं हार जाता हूं तो मैं तुरंत यह मंच छोड़ दूंगा और उपस्थित सभी लोगों को मेरे चुटकुले नहीं सुनने पड़ेंगे। इसी के साथ उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, वहां पर वह बड़े कद वाले वरिष्ठ भाई, देखने से लगता है कि आप काफी शक्तिशाली होंगे। कृपया आएं और इस छोटे भाई की चुनौती स्वीकार करें। जिस व्यक्ति की ओर उसने इशारा किया था वो और कोई नहीं बल्कि युवान था। तो अब आगे कहानी में क्या होने वाला है